प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ क्या आता था, रेवेन्यू नेचर आता था, तो रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शंस नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, रिकॉर्ड्स एक्सपेंस इन इनकम विच बिलोंग्स टू करंट ईयर ओनली। समझे बेटे, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की इनकम लिखनी है, करंट ईयर के एक्सपेंस लिखने हैं, ना तो लास्ट ईयर और ना एडवांस ईयर, सिर्फ करंट ईयर से जो रिलेटेड है वो लिखना है। हाँ बिल्कुल आएगा, करंट ईयर डेप्रिसिएशन इस साल का है, नॉन कैश है, आ जाएगा। इसमें तो कैश और नॉन कैश दोनों लिखते हैं ना, तो आगे लिखा हुआ कैश एंड नॉन कैश बोथ ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। सैलरी पेड है वो भी आएगी, और अगर सैलरी ड्यू बट नॉट पेड है वो भी आएगी, आउटस्टैंडिंग भी आ जाएगी इसी में। ठीक है, और इसमें हमें फॉलो क्या करना है बेटे, एक्रूअल बेसिस यानी कि ड्यू बेसिस। अब जिन बच्चों को डाउट है कि एक्रूअल बेसिस क्या होता है वो हम आगे अभी कराएंगे आपको। ठीक है, फिर इसमें लिखा था यहाँ पे बेटे नेट प्रॉफिट, जो हम लिखते थे वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट का यहाँ पर नाम क्या है, प्रॉफिट सरप्लस है। नेट प्रॉफिट का नाम क्या है यहाँ पे, सरप्लस है, और नेट लॉस का नाम यहाँ पे क्या है, डेफिसिट है। ठीक है, और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट है, डेबिट में एक्सपेंडिचर, क्रेडिट में इनकम। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लियर है। ये प्रॉफिट एंड एक्सपेंस कहाँ लिखते थे, पीएल में, डेबिट में लिखते थे। तो यहाँ पर रेवेन्यू नेचर है, ओनली रेवेन्यू नेचर और करंट ईयर। ठीक, कैश भी आएगा नॉन कैश भी आएगा। फिर रेवेन्यू रिसिप्ट आएगा, ओनली करंट ईयर, कैश और नॉन कैश दोनों आएगा। ठीक है, इसके बाद बैलेंस शीट, प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट टू नो कैपिटल फंड, यानी कि बेटे कैपिटल जो अभी तक जिसका जो हम कैपिटल के नाम से जानते थे, यहां पर कैपिटल का नाम क्या है, कैपिटल फंड। कैपिटल का नाम क्या है, कैपिटल फंड। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द केसेस हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बेटे बनानी पड़ती है 99% केस में। 99 तो क्या, चलो 100 ही मान लो, चलो 1% छोड़ देते हैं, 1% है ना, 1% का वेरिएशन ले ले कि कभी अगर मान लो क्वेश्चन में दे दिया तो आप मेरे को बोलने आ जाओ कि सर आपने 100% कहा था। तो 99% केस में ओपनिंग बैलेंस शीट हमें बनानी होती है। ठीक है, और हम क्या करेंगे बेटे, ओपनिंग में जो भी एसेट्स हैं वो लिख लेंगे, जो हमारी लाइबिलिटीज हैं वो लिख लेंगे, और जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो कैपिटल फंड हो जाएगा। मान लो एसेट एसेट का टोटल 5 लाख है, बाकी लाइबिलिटीज बता रखी है 4 लाख की है, तो कैपिटल फंड कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, यहां तक किया था। इसके बाद हमने बेटे आपको बताया था एक्सपेंडिचर की टाइप बताई थी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताया था और कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बताया था, मैंने एग्जांपल भी दिया था। जैसे इस पेन को जब मैंने मार्केट में खरीदने गया था तो ये इस पे खर्चा किया था, और जब मैंने लैपटॉप खरीदा था तो भी खर्च किया था। खर्चा तो भाई ये भी है, और खर्चा तो लैपटॉप वाला भी खर्चा है, पेन पे भी खर्चा है। दोनों का यूज मैं बिजनेस में कर रहा हूँ, कोई मेरा पर्सनल यूज नहीं है। ठीक है, लेकिन बेटे दोनों के नेचर में डिफरेंस है। पेन पे जो मैंने खर्चा किया है ये क्या है, रेवेन्यू नेचर है, और लैपटॉप पे मैंने खर्च किया है ये कैपिटल नेचर है। ठीक है, तो कैसे पता लगे लगाए हम कि एक्सपेंडिचर मेरा रेवेन्यू है या कैपिटल है। तो भाई ये देखो, ये फीचर्स लिखवाए थे, यूज और बेनिफिट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिखा यूज और बेनिफिट फॉर 1 ईयर लेस देन 1 ईयर। भाई किसी भी चीज का यूज या बेनिफिट 1 साल या 1 साल से कम होगा तो हम उसे कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, और ऐसा कोई भी जो हमने खर्च किया पैसा, जो हमारे पास सामान आया, उसका यूज या बेनिफिट 1 साल से ज्यादा होगा, 2 साल 3 साल 5 साल, तो कैपिटल नेचर होगा। यूज बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर। ठीक है, रूटीन नेचर होता है, भाई ये पेन खराब होगा मैं दूसरा लेके आऊंगा। ठीक है, रूटीन नेचर नहीं होता है भाई, लैपटॉप में हर महीने नहीं खरीदूंगा। ठीक है, फिर स्मॉल अमाउंट होती है नॉर्मली, इसमें लार्ज अमाउंट होती है। और जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो तो आपकी एसेट बढ़ जाती है। लैपटॉप हमारी क्या एसेट भी है, लेकिन पेन हमारी एसेट नहीं है। जब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हो तो आपकी कोई एसेट नहीं बढ़ती है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर जब करते हो तो एसेट आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसके बेटे एग्जांपल क्या था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, क्या लिखवाया था, पहले तो समझने के लिए लिख लो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बेटे डेबिट साइड में जो हम लिखते थे 11th क्लास में, वो सब क्या था, रेवेन्यू नेचर ही था। थोड़ी एग्जांपल मैंने यहाँ पे नाम आपको बता दिए हैं। क्या क्या बताया, सैलरी पेड बताया, रेंट पेड है, डेप्रीसिएशन है, बैड डेट्स है, डेटर से जो पैसे हमें
नहीं मिल पाते वो हमारे क्या होते हैं बेटे, बैड डेट्स होते हैं। डिस्काउंट अलाउड किया, ये सब रेवेन्यू नेचर है, ठीक है। फिर बेटे फर्नीचर, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल क्या है, फर्नीचर परचेज किया, मशीन खरीदा, बिल्डिंग परचेज किया, इन्वेस्टमेंट खरीदा, एटसेट्रा, ठीक है। ये हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में हमने सीख लिया, ठीक है। अब इसके बाद बेटे देखो अगला देखो नेक्स्ट, रिसिप्ट लिखो, इसके बाद लिखो रिसिप्ट। रिसिप्ट ये भी दो तरह की होती है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरी होती है कैपिटल रिसिप्ट। 11th क्लास में ये सब मैंने कराया भी था, है ना, कैपिटल रिसिप्ट। बेटे रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब ऐसा कोई काम है जो अक्सर करना, रेवेन्यू का मतलब अक्सर करते हैं, और इसका मतलब कभी कभी करते हैं, ऐसा कोई काम जो कभी कभी हो रहा है। और ये बेटे कैपिटल एक्सपेंडिचर का अपोजिट है, ठीक है। ये रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, कैपिटल, सॉरी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अपोजिट है। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अपोजिट है। एक्सपेंडिचर अपोजिट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। और ये किसका अपोजिट है, कैपिटल रिसिप्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर का अपोजिट है, ठीक है। और बाकी फीचर सेम है, अपोजिट कर लो। जैसे वहां पर बेटे रेंट पे किया था तो क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। अब मैं रेंट रिसीव करूंगा तो क्या होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगी। ऐसी कोई इनकम जो हमें रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी, ऐसे कोई पैसे जो हमें रेगुलर बेसिस में मिलते रहेंगे, वो हमारी क्या, रेवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट, सॉरी, जैसे मान लो रेंट रिसीव किया मैंने, रेंट रिसीव्ड, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, एटसेट्रा। और कैपिटल रिसिप्ट में क्या आ जाएगा, जैसे मैंने फर्नीचर परचेज किया था, तो फर्नीचर परचेज किया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर था, तो यहाँ पर सोल्ड है, फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर सोल्ड। शिवानी आपके मैथ्स की क्लास का टाइम हो गया ना एडजस्ट। मशीनरी सोल्ड, बिल्डिंग सोल्ड। इन्वेस्टमेंट भी हमारी एसेट होती है, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये नोट करिए, लिख लिया। तो डन। हाँ लिखा सभी और लोगों ने भी लिखा, सर डन। ओके। यस सर डन। अब देखिए बेटे, देखो फाइनेंशियल ईयर होता है, अकाउंटिंग ईयर कह लो या फाइनेंशियल ईयर कह लो, जो आपका बेटे स्टार्ट होता है April 1 to 31 March, ठीक है। ये देखिए,
ठीक है। बेटे मुझे प्रॉफिट लॉस इस पीरियड के निकालने हैं, तो मैं एक्सपेंस और इनकम इसी पीरियड का लिखूंगा ना, तो नेक्स्ट आगे प्रीवियस नेक्स्ट ईयर का ना प्रीवियस ईयर का। ठीक है। और एक दूसरा भी हमारा वैसे फाइनेंशियल ईयर होता है जनवरी 1 टू दिसंबर वाला, ये भी होता है। तो मैं थोड़ा ईयर में इसमें थोड़ा समझाना आसान होता है, तो मैं इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक, इसका नहीं ले रहा हूँ। बताओ बच्चे, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ये मेरा अकाउंटिंग ईयर है। ये मेरा अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, ये मेरा अकाउंटिंग ईयर है। मुझे बेटे प्रॉफिट लॉस इस पीरियड जनवरी 1 टू 31 दिसंबर 2020 का प्रॉफिट लॉस निकालना है। मुझे प्रॉफिट लॉस निकालना है 2020 का, तो मैं एक्सपेंस और इनकम इसी पीरियड के लिखूंगा, यानी कि जो भी पैसा खर्च किया है, जो पैसे आए इनकम है, वो इसी पीरियड के लिखूंगा ना, तो मैं 2021 के लिखूंगा और ना मैं 2019 के लिखूंगा। क्यों जी, समझ आ रही बात? बेटे इसी पीरियड का एक्सपेंस इनकम लिखना होता है। 2020 का मुझे प्रॉफिट लॉस निकालना है, तो मैं 21 के एक्सपेंस इनकम नहीं लिखूंगा ना 19 के लिखूंगा। क्लियर? और वो भी लिखूंगा कैसे, एक्यूरल बेसिस पे, मतलब ड्यू बेसिस पे। दिक्कत कहाँ आती है बेटे, ईयर मंथ, ये मंथ के दिसंबर मंथ में आती है, लास्ट मंथ में आती है, और या फिर स्टार्टिंग के पीरियड में आती है, जहां पर ट्रांजेक्शन का कुछ पार्ट तो इस साल होता है और ट्रांजेक्शन का कुछ पार्ट नेक्स्ट ईयर होता है। तो वहां पर हमें ये देखना होता है कि वो एक्सपेंस या इनकम इस साल की मानी जाए या नेक्स्ट ईयर की मानी जाए। ठीक है। दिक्कत कहाँ आती है बेटे, यहाँ पर, इस यहाँ पे दिक्कत नहीं आती है, लास्ट में दिक्कत आती है कि भाई मान लो गुड्स बिका दिसंबर में, पैसे आए नेक्स्ट ईयर। यहाँ पर मान लो 2019 में गुड्स बेच चुके थे हम और पैसे कब मिले, 20 में मिले। ठीक है। तो हमें यहाँ पर समझना होता है कि कौन सा एक्सपेंस इस साल का है और कौन सा एक्सपेंस साल का नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में दो बेस है, यानी कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं, रिकॉर्ड करने के दो मेथड हैं। पहला है कैश बेसिस और दूसरा है एक्रूअल बेसिस, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। गुड्स सोल्ड ऑन December 2022। बेटे 2020 में मैं गुड्स सेल कर रहा हूँ दिसंबर में, इसका पैसा नेक्स्ट ईयर आ रहा है मेरे पास। तो गुड्स सेल करना, सेल हमारी इनकम होती है, गुड्स सेल करते रेवेन्यू आता है। तो अब ये सवाल इस बात का है कि इस रेवेन्यू, जो सेल्स हमारी इनकम है, इनकम में किस दिन की मानो, जिस दिन बिका है गुड्स या जिस दिन पैसे आए? जिस दिन, हाँ बताओ, एक्स इनकम जो गुड्स सेल और रेवेन्यू आया है, पैसा किस दिन माना जाए, जिस दिन गुड्स बिक गया या जिस दिन एक्चुअल कैश है उस दिन माना जाए? इनकम 2020 की होगी या 21 की होगी, ये क्वेश्चन है। आप बताइए। 20 की। आप 20 की। बताइए। पक्का श्योर? ये यहाँ पे तो लोग कह रहे हैं 2020 की इनकम है, आप लोग बताइए कौन से ईयर की इनकम है? 2020 की होगी। 2020 सर 2020 2020 की। कोई 2021 नहीं कह रहा है? देखो 2020 जिनका आंसर है वो भी सही है, और अगर कोई 2021 भी कह रहा है तो वो भी आंसर सही है। हाँ, आपने 2020 के जो आंसर दिया बेटे, आपने एक्रुअल बेसिस के अकॉर्डिंग आंसर दिया है। समझ आ रही बात? लेकिन अगर ये कैश बेसिस पे अगर मैं रिकॉर्ड करता ट्रांजेक्शन, तो इनकम 2021 की मानूंगा मैं। देखो सेल बेटे हमारा क्या होता है, रेवेन्यू होता है, इनकम होती है, ठीक है, रेवेन्यू होता है। और कैश बेसिस ये कहता है कि भाई कि पैसा कब, इसका बेटे सारा ध्यान देखो, इसका बेटे सारा ध्यान क्या है, कैश पे। इसका सारा ध्यान कहाँ है?
ये देखो इसका सारा ध्यान कहाँ है, कैश पे। ठीक है, ये दिख रहा है, इसका कैश बेसिस का सारा ध्यान कहाँ है, कैश पे। ठीक है, लेकिन एक्रुअल बेसिस कहता है कि नहीं नहीं, कैश तो बात की बात है, पैसा मिलना डिसाइड कब हुआ था, यानी कि ड्यू कब हुआ था, पैसा मिलना डिसाइड कब हुआ था यानी कि ड्यू कब हुआ था। तो एक्रुअल बेसिस के अकॉर्डिंग जो सेल हमारा रेवेन्यू है, ये कब का माना जाएगा, 2020 का। पैसा मिलना डिसाइड कब हुआ था। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी कि कैश बेसिस और एक्रुअल बेसिस क्या है। एक एग्जांपल और है, सैलरी ऑफ दिसंबर 2020 पेड 15 जनवरी 2021, सैलरी हमारा एक्सपेंस है। और अगर कैश बेसिस के अकॉर्डिंग आंसर देखा जाएगा तो एक्सपेंस कब होगा बेटे, जब हम पे कर रहे हैं, क्योंकि इसका सारा ध्यान कहाँ पे है, कैश पे। तो एक्सपेंस सैलरी जो पे किया है 2021 में, जबकि वो रिलेटेड किस ईयर से थी, 2010। तो फिलहाल कैश बेसिस तो कहता है कि भाई इनकम कब की है, 2021 की है। और सैलरी एक्रुअल बेसिस क्या कहता है, जो सैलरी हमारा एक्सपेंस है वो किस ईयर का है, 2020 का, यानी कि वो किस ईयर से रिलेटेड है। पैसा कब दिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किस ईयर से रिलेटेड है। ठीक है, सर्विसेज कब मिली थी, 2020 में मिली थी। तो सैलरी जो एक्सपेंस है बेटे 2020 है। ठीक है, तो एक्सपेंस और इनकम रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द डेट व्हेन इट बिकम्स ड्यू। एक्सपेंस और इनकम हम ड्यू बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये नोट कर लीजिए सभी, ये नोट कर लीजिए। क्या हुआ, ठंड ठंड लग रही थी, अच्छा। हाँ बेटे, इसे रिकॉर्ड, इसे बेटे नोट कर लीजिए, सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट कर लो। अरे नोट करो इसे सुंदर सुंदर राइटिंग में, ठीक है। हम्म। और एक्सपेंस और इनकम शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द डेट व्हेन इट बिकम्स ड्यू। हम बेटे एक्रुअल बेसिस फॉलो करेंगे, कैश बेसिस हम फॉलो नहीं करते हैं, है ना। हम जो भी अकाउंटिंग करेंगे वो कैश बेसिस से नहीं करेंगे, एक्रुअल बेसिस से करेंगे। ठीक है, डन सर। डन। भैया 1980, Done, sir. भैया 1980। हमारे एक भैया है ना, एक भैया है हमारे। हाँ, मुझे लगा प्रिंसिपल का मतलब कुछ ऐसे करके सब आईपीएस फिनिश कर दिया लगा क्यों सर ने वही डाल दी थी मैंने देखा है। और एक भी सर है एक और है कुछ है 2008 या 2006 उनका मार्क्स कैसा लगती इसका उनका 8। 2008 का सारे पासवर्ड जान लो आज। नहीं सर मैंने खोला हुआ है रैबिट कार्ड सर्वर कार्ड सब सर ये जा सर का हो गया किसका, किसी भी में काम मत कर सकते तो खत्म हो जाता लिख लिया। हाँ यस सर। जी। हाँ जी,
अब देखो इसके, मैं आपको कुछ पहले इससे रिलेटेड चैप्टर में जो जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। देखो बेसिकली हमारे बेटे क्वेश्चन कैसे होने वाले हैं ये समझो पहले। मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि हमारे क्वेश्चन कैसे होंगे, ठीक है। सुनो, आपके बेटे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा, आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट गिवन होगा, ये गिवन होगा, ठीक है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट गिवन होगा और आपसे पूछा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है। इसमें क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओ और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है। अब आपको पता है बेटे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, अब आपको बेसिकली देखो मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ हमें करना क्या है, मतलब हो क्या रहा है, थोड़ा बात को समझो। शिवानी, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में बेटे कैपिटल नेचर भी होगा, रेवेन्यू नेचर भी होगा। अगर हमें ये पहचानना आता है क्लियरली कि कौन सा पेमेंट रेवेन्यू नेचर और कौन सा कैपिटल नेचर है, समझ रहे हो बेटे, बात को समझो ध्यान। शिवानी जी आप बात समझ नहीं रहे लगता है, सुन रहे हैं ध्यान से, सर मैंने लीक कर दी ध्यान से सुनो वो सारे अकाउंट आप। हाँ जी, अरे आपसे मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। क्या परमिशन देता है ना उसको लीक डालना फिर उसको ठीक करना। बेटे ध्यान से सुनो, अगर मेरी बात आप ये समझ गए ना तो बिल्कुल ही सब चैप्टर आपका बड़ा समझ लो कि एक इसकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बेटे रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में कैपिटल नेचर भी आता है और रेवेन्यू नेचर भी आता है, बोलो हाँ, बोलो हाँ। आपको कुछ नहीं करना है बेटे, इसमें से छा उठा उठा करके रेवेन्यू नेचर कहाँ ले जाना है, वो रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाना है। और बेटे इसमें से उठा उठा के कैपिटल नेचर कहाँ ले जाना है, बैलेंस शीट में ले जाना है। मतलब मान लो मैंने कोई फर्नीचर खरीदा, कोई बिल्डिंग खरीदा, तो उसको उठा के कहाँ ले जाओगे, बैलेंस शीट में। कोई मैंने रेंट पे किया, सैलरी पे किया, कोई भी पेमेंट किया जो रेवेन्यू नेचर की है, इसे उठा कर कहाँ ले जाओगे, रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक है। पेमेंट साइड में कोई फर्नीचर खरीदा, इन्वेस्टमेंट खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, मशीन खरीदा, ये उठा के कहाँ रख दोगे, बैलेंस शीट में। तो ये तो कब कर पाओगे, जब आपको एटलीस्ट ये पता लग जाएगा ना ये क्लियर कि क्या रेवेन्यू पेमेंट है और क्या कैपिटल नेचर है, ठीक है। उसी तरह से रिसिप्ट साइड में बेटे जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो कहाँ लिखोगे, इसी में, और जो कैपिटल रिसिप्ट है वो यहाँ पे लिखो। बैलेंस शीट बिल्डिंग सेल कर दी तो क्या यहाँ पे लिखोगे, नहीं, वो तो बैलेंस शीट में आएगी, ठीक है। ये बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आई पक्का। अब एक बात और समझ लो, बात खत्म हो जाएगी, एक बात लास्ट और सुन लो, बात खत्म, ठीक है। बेटे इसमें क्या होगा, कैश बेसिस पे बनाया था, मतलब इसमें पैसा मिल गया, लो जी पर लो पैसा लाओ, ये दिमाग नहीं लगा रहे कि कौन सा पैसा किससे रिलेटेड है। पैसा आ गया रिसिप्ट में, पैसा चला गया पेमेंट में। यहाँ पे रिसिप्ट में बैंक अकाउंट पे दिमाग नहीं लगाना कि कौन से ईयर का था क्या था, वो पता नहीं। भैया इस साल पेमेंट हुआ तो पेमेंट में, इस साल पैसे आए तो रिसिप्ट, बात खत्म। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा, इसमें ये सोचना पड़ेगा कि भाई जो इनकम या जो पैसा इस साल से रिलेटेड है वही इसमें लिखना है, जो एक्सपेंसेस और जो पेमेंट इस साल से रिलेटेड है वही लिखना है, ठीक है। इसके लिए हमें बेटे कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, मतलब कुछ ऐड लेस करना पड़ेगा, कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा। और प्लस माइनस करके क्या करना पड़ेगा, वो अमाउंट निकालनी पड़ेगी जो सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड है, जो सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड है। ये बेटे दो काम, अगर ये बातें अगर आपको समझ में आ गई ना तो समझ लो कि अब आप कर लोगे क्वेश्चन, यही हमें काम करना है। क्वेश्चन आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनाना होगा। तो भाई हमें सबसे पहले क्या करना होगा, पेमेंट में देखना होगा कि क्या रेवेन्यू है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाओ। रिसिप्ट में जो रेवेन्यू नेचर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाओ। जो बैलेंस एसेट से रिलेटेड है, मशीन खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, फर्नीचर, वो सब कहाँ ले जाओ, बैलेंस में ले जाओ। एक काम। दूसरा काम क्या करना है कि इसमें जो पैसे आते हैं या पेमेंट होता है वो उसमें कई सालों के पैसे जुड़े होते हैं, तो उसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन जो पैसा इस साल का है ना वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना है, बस। क्लियर है। और जो एडवांस लास्ट ईयर का या एडवांस है तो उसको हटा देना है, उसको हटा देना है। और ये करने के लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, मतलब कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही।
हाँ, ओपनिंग बैलेंस शीट में जो ईयर स्टार्टिंग में सेट थी वो लिखनी है, और बाकी क्लोजिंग में कौन सी लिखनी है, जो मान लो क्लोजिंग में स्टार्टिंग में फर्नीचर मेरे पास था, ईयर के स्टार्टिंग में फर्नीचर 60,000 रुपए का था, ठीक है। अब आप क्लोजिंग में कौन सी वैल्यू लिखोगे, मान लो मैंने पूरे साल ना परचेज किया ना कोई सेल किया ना डेप्रिसिएशन, तो क्लोजिंग में भी फर्नीचर लिखोगे या नहीं लिखोगे? आ जाएगा, फर्नीचर क्लोजिंग में भी आ जाएगा। हाँ, अगर हमने ड्यूरिंग द ईयर कुछ परचेज किया है या सेल किया है तो वो प्लस से माइनस कर देंगे, ठीक है, हो जाएगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। लेकिन मैंने जो ये बात बताई बेटे, ये बात को समझ लो आप, ये बात समझ में आई। अब हमें क्या करना है बेटे, कुछ एडजस्टमेंट है, मतलब ये कोई कॉमन एडजस्टमेंट है विच इज रिलेटेड टू द एक्सपेंस एज वेल एज इनकम। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे लिखो जनरल फॉर्मूला, लिखो जनरल फॉर्मूला रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंस, मतलब एक जनरल फॉर्मूला है ये एक्सपेंस के लिए भी है और इनकम के लिए भी, ठीक है। टोटल एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अभी आप लिख लो, मैं समझाता हूँ, ठीक है। इसमें ऐड कर दो, आप लिख लो, मैं समझाता हूँ। अभी इसका जो क्वेश्चन कराएंगे तो समझ जाएगा। हाँ, हाँ, ये हेडिंग है। इसके बाद लिखो टोटल एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये लिखो, ठीक है। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, पांच नहीं है, पहले चेंज कर दो। ये लिखो ध्यान से, जनरल फॉर्मूला फॉर एक्सपेंस एंड इनकम, ठीक है, ये हेडिंग है। इसके बाद लिखना है टोटल एज पर, ये लिख लो, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, लिख लो आप पहले, ठीक है, अभी इसको दिमाग मत लगाओ, ठीक है। वैसे भी तुम्हारा छोटा सा दिमाग है तो ज्यादा यूज मत करो, ठीक है। टोटल एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसमें ऐड करना है, ये बहुत आसान है, लिख लो अभी, ये बाद में कहोगे अरे सर ये तो बता बच्चों वाली बातें थी, है ना, लिखो। हाँ, हाँ बेटे, ये समझ लो कि बहुत इससे कुछ हो जाए, होने वाला है इससे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ये बेटे ऐड करना है, माइनस करना है आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, ठीक है। फिर माइनस करना है प्रीपेड, प्रीपेड एट द एंड, फिर प्लस करना है प्रीपेड एट द बिगिनिंग। सर ये क्या करवा रहे हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
तो मैंने अभी समझाया ही कहाँ है। तो ये जो अमाउंट निकल के आएगी, इस अमाउंट को कहाँ लिखेंगे बेटे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। ठीक है, अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड, हाँ, अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड, जी क्या कह रहे हो? अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बेटे अभी मैंने कहा था कि कुछ हमें प्लस माइनस करना होता है, क्योंकि वहां पे वो एक बन बेटे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या बन रहा है? कैश बेसिस पे। और इसके बाद आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हो एक्चुअल बेसिस पे, तो कुछ तो एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे ना। ठीक है, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में सारे ईयर की इनकम पेमेंट में मिक्स होगी, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ हमें करंट ईयर की चाहिए होगी, तो कुछ तो प्लस माइनस करना पड़ेगा ना। ठीक है, अब देखो बात को समझो ध्यान से, ये चीजें तो अभी इसी पॉइंट पे मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, तब आपको बात समझ में आएगी। ठीक है, अभी तो ये आपका मतलब इतना क्लियर नहीं होगा, ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ होगा। ठीक है, हाँ मतलब काफी कुछ इस फॉर्मूले पे, पूरा तो नहीं लेकिन बहुत कुछ इसी पे बेस्ड है। कल टेस्ट है। स्टार्ट करो तो उसको मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देंगी, लड़कियां पढ़ाती रहती है बैठा के बस काट दे क्लास। अरे बच्चे बात एक 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 शांति शांति। देखो अब बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, देखो ध्यान से क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ लिखिएगा। इन 2006 actual salaries, actual salaries paid rupees 20,400। लिख लो बेटे, क्वेश्चन लिख लो मेरे साथ साथ, इसमें कुछ दिमाग दिमाग नहीं लगाना, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप लिख लो। एक्चुअल सैलरी पेड अमाउंटेड रुपीज 20,400। कैलकुलेट, कैलकुलेट द अमाउंट, calculate the amount to be recorded, to be recorded in income and expenditure। यानी कि जो मैंने क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये जो पीछे फॉर्मूला लिखवाया था, इसी को समझाने के लिए करवा रहा हूँ। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें लिखा बच्चे प्रीपेड, प्रीपेड सैलरीज, प्रीपेड सैलरीज ऑन 31st December 2005, 2005 रुपीज 2,400। ठीक है, प्रीपेड सैलरी ऑन 31st December 2005, और हम ईयर एंड कौन सा हमारा 2006 है। ठीक है, फिर है प्रीपेड सैलरीज ऑन 31st December 2006, 1,200 रुपये। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी,
outstanding salaries as on 31st December 2005. दिसंबर, जनवरी से दिसंबर वाला। हाँ, 2006 बोल रहा है, वैसे तो होता 6 5 5 6 होता है ना, 20 21 22 होता, और ईयर एंड भी दो बोल रहे हैं ना, 31 दिसंबर बोल रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, जनवरी टू दिसंबर वाला ही होगा ना। ठीक है, 1800 और आउटस्टैंडिंग सैलरीज एज ऑन 31st December 2006 1500। ये क्वेश्चन है। थर्टी फर्स्ट दिसंबर। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है बेटे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कौन सी ईयर का बनाना है, 2006 का बना रहे हैं। ठीक है, 2006 का बना रहे हैं, 4 5 लाइन का बस। बेटे आपको पता है इस अकाउंट में हम सिर्फ क्या करते हैं, करंट ईयर की इनकम लेते हैं, पहली बात। और इनकम जो होती है, एक्सपेंस इनकम कौन से कैसे लेते हैं, एक्रूअल बेसिस पे लेते हैं। बस ये बात दिमाग में बिठा लो बेटे, करंट ईयर की एक्सपेंस इनकम करंट ईयर के आते हैं और एक्रूअल बेसिस पे आते हैं। मतलब 12 महीने का एक्सपेंस कितना है ये लेना है। ठीक है, ना लास्ट ईयर का ना एडवांस ईयर का, 12 मंथ का एक्सपेंस इनकम लिखते हैं, वेदर पेड और नॉट। ठीक है, हाँ रेवेन्यू तो होती है, रेवेन्यू। ठीक है, नेचर। हाँ, इन 3 चीजों का मेनली ध्यान रखना है कि ये रेवेन्यू नेचर आना चाहिए, इनकम एक्सपेंस एक्चुअल बेसिस पे आने चाहिए, और इनकम एक्सपेंस कहाँ के होने चाहिए, करंट ईयर के होने चाहिए। बस ये 3 बातें इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, तो बच्चे सैलरी हमने एक्चुअल पे कितनी की, ये जो सैलरी बेटे एक्चुअल पे की है 20,500, ये कहाँ पर लिखी होगी, ये बेटे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखी है। समझ आ रही बात, ये बेटे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखी होगी ना, 20,500 टोटल हमने पे किया है। तो यहाँ पर लिखा 2 सैलरीज, 20,500 बेटे मैंने पे किया है, पे किया है ना। याद कर बेटे 2006 में, 2006 का कोई भी एक्सपेंस रह ना जाए, 2006 का कोई भी एक्सपेंस रह ना जाए, और किसी और साल की कोई भी एक्सपेंस या कोई भी इनकम आ ना पाए। या वो किसी का माइक ऑन है क्या यहाँ पे, आप बंद हुए हैं। हाँ बेटे बात समझो, 2006 के लिए अगर मुझे अकाउंट बनाना है तो मैं क्या बोलूंगा, इस साल के कोई भी एक्सपेंस या कोई भी इनकम रह ना जाए। बोलो जल्दी से, इस साल के कोई भी एक्सपेंस या कोई भी इनकम रह ना जाए, किसी और साल के कोई भी एक्सपेंस या कोई भी इनकम आ ना पाए। ये दिन रात बेटे इसको गाना शुरू कर दो। इस साल का मतलब 2006 का, 2006 का कोई भी एक्सपेंस या कोई भी इनकम रह ना जाए, रह ना जाए। बोलो, रह ना जाए। ठीक है, किसी और साल की कोई भी इनकम आ ना पाए, आ ना पाए। ठीक है, इस साल के कोई भी एक्सपेंस या कोई भी इनकम, बोलो ना, इस साल के कोई भी एक्सपेंस या कोई भी इनकम रह ना जाए। किसी और साल का मतलब क्या हुआ, 2005 या 2007, किसी और साल के कोई भी एक्सपेंस या कोई भी इनकम आ ना जाए। बात समझ में आ रही, अब बताओ बेटे, प्रीपेड सैलरीज थी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो दिमाग के सारे दरवाजे ना खोल के बैठना। अब देखो ये बेटे आप समझा रहा हूँ, ये बेटे 2006 है,
ये क्या है 2006, ये यहाँ तक 2006 है, इसके आगे क्या है बेटे 2007 है, और इससे पहले क्या था 2005 था। ठीक है, ये देख रहे हो। अब मुझे बताओ बेटे 2005 में मैं कह रहा हूं कि एडवांस सैलरी है। जरा बच्चों बात को ध्यान से समझना, गौर देना करना जरा इस बात पे। हाँ जी गौर करिएगा। इतनी अच्छा, धन्यवाद। 20,000 इन्होंने कहा 400 है सर, तो 400 लिख दिए, ठीक है 20,400, ठीक है। हाँ बेटे बात समझो जरा, मुझे बताओ कि मैं बोल रहा हूँ कि 31 दिसंबर 2005 के एंड में बोल रहा हूँ कि 2400 रुपए की सैलरी क्या थी, एडवांस थी। तो इसका मतलब ये बताओ रिलेटेड किस ईयर से थी, 2006। यस एग्जैक्टली, बात समझे। पेमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट, एक्चुअली वो रिलेटेड किस ईयर से, एक्सपेंस इनकम ड्यू किस ईयर से, वो इम्पोर्टेंट है। समझ लो बेटे 2005 में 31 2005 में मैंने पे कर दिया, एडवांस पे किया, तो इसका मतलब बेटे वो रिलेटेड किस ईयर से होगी, 2006 से रिलेटेड होगी। समझ में आ रही बात, इस ईयर से रिलेटेड होगी यहाँ से। लेकिन अगर मैं 2006 के एंड में कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 2006 के एंड में एडवांस है, इसका मतलब क्या है, पैसा तो इस साल के दिया लेकिन वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। ठीक है, समझ आ रही है। यानी कि बेटे इस 2400 को क्या करेंगे, आओ गले लगा लेंगे, ठीक है। और इस 1200 को क्या बोलेंगे, भाग जाओ, भाग जाओ यहाँ से, नीचे है। इसको बेटे ये हमारी इनकम इस साल की नहीं है, ठीक है। इसी तरह से 31 दिसंबर 2006, चलो मैं पहले करंट ईयर की बात करता हूँ। 31 दिसंबर 2006 में कह रहा हूँ 1500 रुपए आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब ड्यू बट नॉट पेड। बेटे ईयर एंड में कह रहा हूँ 31 दिसंबर 2006 को 1500 रुपए का सैलरी ड्यू है लेकिन पेड नहीं है, तो एक्सपेंस इस साल का है या नहीं बताऊं, यस सर। इस साल का है। बेटे ड्यू हो गया लेकिन पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। तो 31 ईयर के एंड में बोल रहा हूँ कि 1500 ड्यू है, ठीक है। तो अगर ड्यू हो गया, अगर पे नहीं किया तो इससे क्या फर्क पड़ता है, ड्यू तो हो गया ना, एक्सपेंस वो इस साल का है, यानी कि 2006 में से मैं लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे समझो बेटे 31 दिसंबर 2005 में क्या था, आउटस्टैंडिंग था 2005, यानी कि हमने सर्विस कब ली थी, लास्ट ईयर 2005 में, ठीक है। अगर कुछ ना लिखा हो तो हम ये मानते हैं कि 20,500 में 20,500 में लास्ट ईयर का जो पैसा बेटे नहीं पे कर पाए थे 1800 रुपए, वो इसमें जुड़ा है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो क्या मानेंगे कि जो लास्ट ईयर का पैसा सैलरी का नहीं दे पाए गए थे बेटे, 2005 के एंड में 1800 रुपए का सैलरी आउटस्टैंडिंग था, तो ये पूरा साल निकल गया। पेमेंट जो 20,000 की है, इस पेमेंट में हम ये एज्यूम करते हैं, मानते हैं कि 1800 रुपए का इंक्लूड होगा पैसा, जो कि ड्यू तो लास्ट ईयर हुआ, पेमेंट इस साल हुआ। तो एक्सपेंस बताओ किस ईयर को, ड्यू लास्ट ईयर हुआ था, पेमेंट इस साल हुआ, तो इस एक्सपेंस साल का कौन सा हुआ। है, इस साल का एक्सपेंस नहीं है, इस साल का एक्सपेंस नहीं है, जो कि 20,400 में इंक्लूडेड है, तो क्या करना होगा, माइनस करना होगा, ठीक है। देखो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ बेटे, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या करते थे 11th क्लास में, ऐड कर देते। तो यहाँ पे लिखो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, करंट ईयर मेरा कौन सा है 2006 है, ठीक है। अब बताओ बेटा 2006 का आउटस्टैंडिंग कौन सा है, 1500 है ना, इस साल का एक्सपेंस है या नहीं बताओ, दो 31 दिसंबर 2006 का आउटस्टैंडिंग इस साल का एक्सपेंस है या नहीं है है सर। ठीक है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू हो गया, ड्यू इस साल हुआ अभी तक पे नहीं किया, ठीक है। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक्सपेंस इस साल का है, ठीक है। याद करो मैंने कहा था ना दिसंबर की सैलरी नेक्स्ट ईयर पे कर दी, तो एक्सपेंस किसका साल का मंथ है, इस साल का, जिस साल ड्यू हुई है। और लास्ट ईयर की सैलरी 2005 की सैलरी बेटे 2005 लास्ट ड्यू लास्ट ईयर हुआ था, लेकिन उसका पेमेंट हम इस साल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस साल की एक्सपेंस, इस साल का एक्सपेंस नहीं है, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। यार एक बात बताओ 11th क्लास में आउटस्टैंडिंग ऐड करते थे कि नहीं करते थे, लेकिन वो आउटस्टैंडिंग कौन सा होता था, करंट ईयर का होता था, तो प्रीवियस ईयर का कोई वहां पे चक्कर ही नहीं था। 11th क्लास में बेटे प्रीवियस ईयर का कोई पॉइंट ही नहीं था।
तो उसका अपोजिट कर लो। कर आउटस्टैंडिंग क्या करते थे, ऐड करते थे, क्लोजिंग होता था वो, तो प्रीवियस ईयर का क्या करोगे, माइनस करोगे। प्रीपेड क्या करते थे मुझे बताओ। हाँ, करंट ईयर का प्रीपेड क्या करते थे, माइनस करते थे। तो करंट ईयर का हम माइनस करेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर का अगर प्रीपेड होगा क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, अपोजिट है, माइनस प्रीपेड। और मैं हमेशा क्या करूंगा बेटे, जो करंट ईयर वो पहले लिखूंगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि करंट ईयर तो आपने 11th में ही पढ़ा था। प्रीपेड सारे बच्चे बच्चे के दिमाग में पता है कि प्रीपेड करंट ईयर हम माइनस करते थे। तो करंट ईयर प्रीपेड कितना है, 1200। ठीक है, और प्लस क्या करना है, प्रीपेड प्रीवियस ईयर। हाँ जी, 1200 ही तो है। हाँ, प्रीपेड बेटे देखो ना, करंट 2006 करंट ईयर है ना, और प्रीवियस ईयर का कितना है, 2400 है। अब ये जो अमाउंट आएगी बेटे, ये 2006 की पेमेंट सैलरी होगी, और वो भी एक्रूअल बेसिस पे होगी। ठीक है, कितना आ रहा है, 21,300। सर 21,300। एक बार फिर से समझाओ, एक बार फिर से हो जाए बेटे। 20,400 की तो पेमेंट हमने सैलरी की इस साल की है, लेकिन इससे इतनी सारी दिक्कतें हैं, इतने सारे ये देखो, सारे ये बेटे एडजस्टमेंट्स हैं। ठीक है, अब मुझे, मैं आउटस्टैंडिंग की पहले बात करूंगा, फिर प्रीपेड की बात करूंगा। आउटस्टैंडिंग में पहले मैं करंट ईयर की बात करूंगा, फिर प्रीवियस की बात करूंगा। प्रीपेड में भी पहले करंट ईयर की बात करूंगा, मतलब 2006 की, फिर 2005 की बात करूंगा। ठीक है, इस पैटर्न से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, भले प्रीपेड में यहाँ पे पहले लिखा है, लेकिन मैं आउटस्टैंडिंग पहले समझा रहा हूँ। अब मुझे ये बताओ, 2006 का मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे एक्सपेंस कौन सी ईयर का दिखाना है, 2006 का दिखाना है। ना तो 5 का दिखाना है, ना 7 का दिखाना है। एक बात बताओ, 30 आउटस्टैंडिंग सैलरी थी 31 दिसंबर 2006 में, 1500। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। बेटे 2006 के एंड में हम कह रहे हैं कि 1500 रुपए की सैलरी ड्यू हो गई, लेकिन हमने पे नहीं किया। अब एक क्वेश्चन आपसे आपसे पूछो, क्या वो इस साल का एक्सपेंस है या नहीं है, है। अगर आंसर बेटे अंदर से आ रहा है यस, तो ऐड करना है। अगर आंसर अंदर से आ रहा है नो, तो माइनस कर दो। ठीक है, तो थर्ड दो 31 ये 2006 का जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू हो गया लेकिन पे नहीं किया। 2006 के हम मैं बोल रहे हैं एक्सपेंस ड्यू है लेकिन पेड नहीं है, तो बेटे एक्सपेंस ड्यू हो जाए तो एक्सपेंस मान लेते हैं एज पर एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस साल की सैलरी है 1500 रुपए। ठीक है, फिर सुनो, 30 लास्ट ईयर के एंड में बेटे, 2005 के एंड में कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग कितनी बेटे, 1800। मतलब बेटे बात समझो, लास्ट ईयर सैलरी ड्यू, लास्ट ड्यू कब हुई थी, लास्ट ईयर। ठीक है, लास्ट ड्यू हुई थी। सर्विस कब हमने एम्प्लॉय से ली थी, काम कब लिया था, 2005 में लिया था। तभी तो लास्ट 2005 के एंड में ड्यू बोल रहे हैं। लेकिन ये हमारी एजम्पशन होती है, ये समझ लो कि जो 20,400 मैंने इस साल की पेमेंट की, इस साल मैंने सैलरी की पेमेंट कितनी की, 20,400 की। तो ये बेटे हमेशा एज्यूम्ड होगा, माना जाएगा कि जो सैलरी लास्ट ईयर नहीं पे कर पाए थे, उसकी सैलरी हमने इस साल पे कर दी है। यानी कि 20,400 में जो सैलरी लास्ट ईयर डी हुई थी, उसकी पेमेंट हमने इस साल की है। 20,400 में 1800 पे जुड़े हैं, जुड़े हैं। तो क्या मैं जुड़े रहने दूं, क्या वो इस साल की इनकम है, बताओ मुझे, क्या साल का खर्चा है, इस साल का एक्सपेंस नहीं है। क्योंकि बात को एक्सपेंस तो मैंने लास्ट ईयर ले लिया होगा ना, तो इस साल का एक्सपेंस नहीं, इसलिए क्या कर दो, माइनस कर दो। माइनस कर दिया, ठीक, 1800 माइनस कर दिया। फिर आते हैं, बात करते हैं प्रीपेड की। और प्रीपेड में मैं बात पहले कौन सी करूंगा, करंट ईयर की। बेटे मैं बात कौन सी करूंगा, करंट ईयर की। 2006 में बोल रहा हूँ प्रीपेड है बेटे, बात समझे, 2006 के एंड में बोल रहा हूँ प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड है इसका। अगर मैं 2006 के एंड में बोल रहा हूँ प्रीपेड का मतलब क्या हो, पेड तो इस साल किया है, लेकिन वो रिलेटेड किस ईयर से, नेक्स्ट ईयर से।
सर्विसेज कब मिलेंगी? नेक्स्ट ईयर मिलेंगी। तो बेटे एज पर एक्यूरेट कॉन्सेप्ट पेमेंट करने से खर्चा नहीं होता, वो इस साल का एक्सपेंस नहीं है, इस साल का एक्सपेंस नहीं है। तो एक्सपेंस नहीं है तो क्या करना है? माइनस करना है। 20,400 में तो जुड़ा होगा ना प्रीपेड वाला, ठीक है, माइनस कर दो। वो तो प्रीपेड आप 11 में माइनस करते ही था, इतना तो पता ही है। और वो कौन सा होता था? करंट ईयर का होता था, ठीक है। प्रीवियस ईयर 2005 का प्रीपेड। अब अगर 2005 में बोल रहा हूँ कि प्रीपेड है, तो उसका रिलेटेड एक्सपेंस रिलेटेड किस ईयर से? मुझे बताओ, आप बताओ, आप बताओ भाई साहब, आप बताओ। 2005 में मैं बोल रहा हूँ कि प्रीपेड है, एडवांस पे कर दिया, तो रिलेटेड किस ईयर से बताओ? 2006 से। तो एक्सपेंस वो इस साल का है ना, तो है तो प्लस करो। प्रीपेड प्रीवियस ईयर ऐड कर दिया हमने, ठीक है। अपोजिट है आउटस्टैंडिंग। बेटे प्रीपेड इतना तो 11 पता, आउटस्टैंडिंग क्या करते थे? प्लस करते थे, वो करंट ईयर का होता था एक्चुअली। तो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस क्या करना है? माइनस करना है। प्रीपेड करंट ईयर क्या करते थे? माइनस करते थे। तो प्रीपेड प्रीवियस ईयर क्या करना है? प्लस करना है, ठीक है। ये बेटे एडजस्टमेंट बहुत काम आएगी, बहुत हर क्वेश्चन में होगा ये एडजस्टमेंट। ये कॉमन है बेटे, ये एक्सपेंस के लिए भी और यही इनकम के लिए भी है। अगर मान लो यहाँ पर रेंट की एडजस्टमेंट होती, रेंट होता है मिल रहा होता, और इस तरह की एडजस्टमेंट सारी लिखी होती, तो भी ऐसे ही हमें करना होता, ठीक है। बात समझ में आ रही? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो रटने वालों के लिए भी बहुत आसान है। प्रीपेड क्या करते थे? माइनस करते थे, तो क्लोजिंग का, और प्रीवियस ईयर का क्या कर दो? प्लस कर दो। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर क्या करते थे? प्लस करते थे। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या कर दो? माइनस कर दो। बात खत्म, छोटी सी बात है। अरे सर इतनी छोटी सी बात थी, ऐसे ही पहले ही बता देते तो हम वैसे ही रट लेते हैं। इतना सर टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? समझाना भी होता है, अब आपकी मर्जी है, समझ लो या समझ के कर लो, या रट के समझ लो, समझ लो या रट ही लो, जो जैसा अच्छा। तीन ऑप्शन है, रटना है, रट के समझना है, या समझ के रटना है, ठीक है। हाँ हाँ। हम्म। हाँ जी डन। ये बेटे नोट किया आप लोगों ने? आज टाइम पता नहीं चला कैसे 9 बज गए हैं। ऐसे लग रहा है कुछ पढ़ा ही नहीं मैंने, ऐसा लग रहा है अंदर से कुछ फील नहीं आ रही कि मतलब कुछ कर पढ़ा है मैंने। सेटिस हाँ, पुराने कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कराए, थोड़ी क्लास भी 15 मिनट लेट स्टार्ट हुई थी, 7:45 स्टार्ट हुई थी। और चलो कोई बात नहीं बेटे, ये रिवाइज भी पुराना कराना बहुत जरूरी था। अब देखो अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा, बस फटाफट से इससे रिलेटेड थोड़े थोड़े से मैं आपको पॉइंट बता दूंगा और क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे हमारे। मैं इसकी पीडीएफ, हाँ पीडीएफ तो मैं आपको भेज दूंगा, शायद मैं अभी भेज दूँ, क्लास के बाद ही अभी भेज रहा हूँ, ठीक है। आप लोग रुक के जाना, मेरे सामने पीडीएफ भिजवा करके जाना, ठीक है। तो एटलीस्ट आपके पास एक सॉफ्ट कॉपी तो आ जाएगी। हार्ड कॉपी एक दो क्लास मेरे नेक्स्ट क्लास में उम्मीद है शायद मिल जाए, लेकिन फिर भी आपका इस तरह से आप पीडीएफ में कम से कम कुछ तो पढ़ लोगे आप। हाँ हाँ, नहीं तो ट्यूजडे तो अगले थर्सडे तो मिल ही जाएगी। हाँ ठीक है। देखो मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत लेट जरूरत है, लेकिन मैं काम वो कर देता हूँ, ऐसा नहीं कि वो करता ही नहीं, कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, वो एक अलग बात है। क्योंकि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है। अब वो प्रिंटर कह देगा शॉप बंद चल रही है, पुलिस वाले चालान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो फिर मैं क्या कर पाऊंगा, ठीक है। नहीं मेरा कोई दूसरा है, लक्ष्मी नगर में। कौन? मैम कराती होंगी, मैम कराती होंगी। मैं वहां पे, मैं मेरे को कभी नहीं देखा होगा आपने वहां पे। हाँ। हाँ जी, ठीक है बेटे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसे, हाँ अब बेटे भी बुक ये वो पीडीएफ करवा के जाओ अपने सामने, ठीक है। ठीक है, ओके बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेटे नेक्स्ट क्लास में थोड़े क्वेश्चन भी स्टार्ट कराऊंगा मैं, ठीक है। हाँ ओके बाय, टेक टेक केयर। थैंक यू सर। ओके बच्चे, थैंक यू सर। ओके बच्चे, बाय। बाय बाय। सर मेरे भी सर